नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव पर केंद्रित हमारे खास कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरिंद। यूं तो देश भर में होने वाले हर चुनाव में कई ऐसे फैक्टर होते हैं जो नतीजों पर असर डालते हैं, लेकिन इस बार बिहार में कुछ नए फैक्टरों की भी चर्चा लगातार हो रही है। राज्य के सबसे पिछड़े इलाके सीमांचल में ओवैसी फैक्टर इस बार चर्चा का विषय बना हुआ है। हैदराबाद से अपनी सियासी जमीन तैयार करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी 2 सीट जीत चुके हैं। अब बिहार पहुंचे हैं। ओवैसी ने सीमांचल इलाके के बदहाली और मुस्लिम समुदाय के विकास को मुद्दा बनाया है। 24 प्रत्याशियों के साथ बिहार में ओवैसी ने पहले से मौजूद इलाके में छत्रपों की नींद हराम कर दी है। क्या है वजह इस सियासी बदलाव की और क्या असर दिखा सकती है मुस्लिम वोट बैंक की ये राजनीतिक पहल, इस पर आज करेंगे चर्चा। लेकिन शुरुआत इस वक्त की चुनावी हेडलाइंस के साथ। बिहार के लिए भाजपा का विजन डॉक्यूमेंट पटना में गुरुवार को होगा जारी। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को बीजेपी को पूर्ण बहुमत और एनडीए को मिशन 185+ का पूरा करने का दिया टास्क। लालू ने कहा नीतीश हमारे दूल्हा, बीजेपी बिना दूल्हे की बारात। अमित शाह ने कहा चारा चोर लालू के नाम से बदनाम है बिहार। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर पप्पू यादव ने साधा निशाना। कहा बिहार के शिक्षक जानवरों को भी पढ़ाने लायक नहीं। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद जमुई में लालू ने फिर जात का राग अलापा। सुशील मोदी ने कसा तंज। नीतीश के लिए इटली मूल की सोनिया गांधी हैं महारानी, अपने पीएम मोदी हैं बाहरी। तो सुर्खियों के बाद अब बात आज के मुद्दे की। सीमांचल इलाके में 23 विधानसभा सीट हैं, लेकिन कुछ विधानसभा सीट का लगभग कुल विधानसभा सीट का लगभग 10% ये सीटें इस बार सियासी रूप से खासा मायने रखती हैं। वैसे तो इस इलाके का राजनीतिक चरित्र कुछ अलग ही तस्वीर बयां करता रहा है। कुछ दलों और बाहुबलियों का यहां पर दशकों तक राज कायम रहा है, लेकिन ओवैसी फैक्टर के चलते इस बार के नतीजों में कुछ नए व्याकरण के गढ़ने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर सीमांचल इलाके की जो जमीनी सच्चाई है उस पर चर्चा करेंगे। 17-18 साल से जो है मेरा गांव में रोड तक नहीं है, बिजली नहीं है। उसके बाद 17-18 साल से बहुत हम लोग प्रयास किए, लेकिन अभी तक मेरा गांव का रोड नहीं बन पाया है। 20 साल से जो है हम लोग का गांव में ना रोड है, ना पुला है और ना बिजली है। बहुत दिक्कत से हम लोग झेल रहे हैं। यहाँ पर ना बिजली है, न पानी की व्यवस्था है, न रोजगार की व्यवस्था है, न कोई साधन है। यहाँ एजुकेशन नाम का कोई चीज़ नहीं है। पैसे पर डिग्री मिलती है, पैसे पर एडमिशन होता है। हमारे बगल में कोसी है, गंगा है, वहाँ से पानी आके आज तक कम से कम 90% लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, जिससे इतनी बीमारी हो रही है कि जिनको 80 वर्ष जीना है वो 60 वर्ष में मर जा रहे हैं। ये बिहार के उस इलाके की तस्वीर है जिसे सीमांचल के नाम से जाना जाता है। 4 जिलों पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज को समेटे ये इलाका बिहार के इस महासंग्राम में बहुत मायने रखता है। ये वो इलाका है जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है। बिहार में औसत मुस्लिम आबादी कुल आबादी का 17% है, तो इस इलाके में 46% मुस्लिम आबादी रहती है। इस इलाके को न सिर्फ बिहार का बल्कि देश का सबसे ज्यादा पिछड़ा इलाका माना जाता है। खासकर किशनगंज का पोथिया ब्लॉक एशिया का सबसे पिछड़ा ब्लॉक है। इस पिछड़ेपन की वजह से सीमांचल के लोगों के बीच में एक बेचैनी महसूस की जा सकती है, और इस बेचैनी को सियासी आवाज देने के लिए हैदराबाद से निकलकर एक शख्स अपने लाव लश्कर के साथ इन 23 सीटों पर चुनावी जोर आजमाइश करने का फैसला लेता है। और इसके साथ ही सालों से इस इलाके के मुस्लिम वोटरों का एक मुश्त वोट पाने वाली पार्टियां असहज महसूस करने लगती हैं। इनकी पेशानी पर बल पड़ने लगे हैं। वो शख्स है असदुद्दीन ओवैसी। इसके पहले ओवैसी ने महाराष्ट्र चुनाव में भी हाथ आजमाया था और पहली बार तेलंगाना के बाहर खाता खोला था। अब इनकी तैयारी है सीमांचल के इन पिछड़े मुस्लिम बहुल सीटों पर। ओवैसी इस इलाके के पिछड़ेपन के लिए लालू, नीतीश और कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। साथ ही इलाके के विकास का रोड मैप भी पेश करते हैं। ओवैसी के तेवर और उनकी भाषण शैली का मुस्लिम युवाओं में खासा अपील देखा जा रहा है।
2014 लोकसभा चुनाव में आरजेडी, जदयू, कांग्रेस और एनसीपी के उम्मीदवारों की जीत यहां के मुस्लिम मतदाताओं ने दिलाई थी। राजनीति के पंडितों का मानना है कि मुस्लिम मतदाताओं का एक हिस्सा ओवैसी को सपोर्ट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो बिहार चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। सीमांचल से अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कह सकते हैं कि सीमांचल का जो इलाका 4 जिलों में बिखरा हुआ है और वो लगभग 23 विधानसभा सीटें हैं और अगर इस इलाके की बात की जाए तो औसतन लगभग 46% मुस्लिम लोग यहाँ पे रहते हैं, समुदाय के लोग रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए तो कई दल इस प्रकार की राजनीति करते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या इस वक्त की सियासत में हलचल मची है? ओवैसी फैक्टर को लेकर इस मुद्दे पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हितेश शंकर जी, इसके अलावा दूसरे वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र वर्तरिया साहब। आप दोनों का स्वागत है। हमारे सहयोगी अनुज यादव इस वक्त सीमांचल से ही हमारे साथ मौजूद है, जिनकी रिपोर्ट आपने अभी देखी। उन्होंने क्या कुछ तस्वीरों के माध्यम से चीजें बयां की हैं। अनुज, पहले रुख आपका ही करते हैं। अनुज, जो बात ओवैसी कह रहे हैं कि साहब विकास के नाम पर मुस्लिम समुदाय के साथ में सीमांचल इलाके में सौतेला व्यवहार हुआ है, विकास की बयार पहुंची ही नहीं। आप चूंकि मौजूद है वहां पे, क्या कुछ चीजें आप देख पा रहे हैं? इस दावे में कितनी सच्चाई है? देखिए, बिल्कुल उनका जो दावा है और उनका जो बयान है, क्योंकि वो अपनी एक राजनीतिक जमीन बिहार के अंदर तलाश रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनका आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का एक हिस्सा उनका बयान जरूर हो सकता है। लेकिन मैं अगर इस ग्राउंड लेवल की बात करूं, मैं जमीनी स्तर की बात करूं, जो 4 जिले ये सीमांचल के दिखाए गए हैं, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, आर्येंद्र 1 करोड़ की आबादी है इस इलाके की, एक भी विश्वविद्यालय यहाँ पर नहीं है। तकनीकी शिक्षा की बात करें तो कोई IIT नहीं है, ITI सिर्फ नाम की है, वहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं है, आधारभूत ढांचा वहाँ पर नहीं है। कॉलेज की बात करें, किशनगंज अगर ज़िले की मैं बात करूं, किशनगंज में करीब 17 लाख लोग वहाँ पर रहते हैं, लेकिन सिर्फ 2 कॉलेज वहाँ पर हैं और उसमें भी सिर्फ 8 से 10 वहाँ पर शिक्षक हैं। ब्लॉक स्तर की बात करें, तहसील स्तर की बात करें और ग्रामीण स्तर की बात करें तो शिक्षा के नाम पर अगर हम 0 कहें, 0 कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम सिर्फ कस्बों में या तहसीलों में नहीं, हम एक गांव में, किशनगंज के पूरे ग्रामीण इलाकों में हम पहुंचे। बिजली के नाम पर, सड़क के नाम पर बहुत कुछ यहां पर नहीं है। जो अगर आप राजमार्ग की बात करें, बड़े बड़े राजमार्ग की बात करें, वो जरूर जिले से जिलों को जोड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन संपर्क मार्गों की स्थिति बुरी है। तो निश्चित तौर पर ओवैसी जिस तरीके से इस क्षेत्र में अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढ रहे हैं, यहाँ के लोगों का जो एक मोह भंग और लोगों के अंदर एक गुस्सा बुनियादी सुविधाओं को लेकर है, कहीं ना कहीं ओवैसी उसी के बल पर अपनी जमीन ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। आर्येंद्र, बिल्कुल, इस सियासी चाल या कहा जाए या जो कदम है उसका क्या असर रहेगा ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल अंदर खाने किस प्रकार की सियासत चलती, दोनों वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। वर्तरिया साहब, आपको लगता है कि जो बात विकास के नाम पर लगातार कही जा रही है, आपको लगता है कि वो वहाँ की सच्चाई है? कम से कम वो जो एक सौतेलापन वहाँ के इलाके में रहा है उसको ही कैश करना महज एक चीज़ है या इसके अलावा कुछ आगे भी राजनीति में आप देखते हैं ओवैसी के द्वारा? देखिए, अगर बिहार की राजनीति में कहीं पे भी, सिर्फ सीमांचल के इलाके में नहीं, शायद पूरे बिहार में किसी भी 2 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कोई नेता पहुंच जाए और वो वहाँ पे विकास की बात करे तो वो बात अपने आप में जायज़ होगी जी। तो जो ओवैसी के साथ खास फैक्टर जो जाता है वो ये कि उन्होंने सीमांचल के 24 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करने की बात कही है। इन 4 लोकसभा सीटों में या 24 विधानसभा सीटों में मुस्लिम पॉपुलेशन 46% इस तरह से बताई जाती है जी। और इसमें भी एक ये कहा जाता है कि बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो बांग्लादेश से वहाँ आए, बस गए, उनके वोटर आई कार्ड बन गए। और किशनगंज खास तौर से एक तरीके से इलाका। मैं वापस किशनगंज पे आता हूँ। तो अगर आप किशनगंज को देखें तो किशनगंज इस तरह की मुस्लिम राजनीति की प्रयोगशाला जैसा रहा है। सैयद शहाबुद्दीन किशनगंज से लोकसभा का चुनाव लड़ते थे और भी लोगों ने जिनका जमीन से कोई संबंध हो या ना हो वहाँ से चुनाव लड़ा, तो वो दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं। विकास की बात उन्होंने उठाई है, वो अपने स्थान पर है, पर बेसिकली मुद्दा यह है कि कंसोलिडेशन मुस्लिम वोटों का या मुस्लिम साइकी का। बिल्कुल, अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है। हितेश जी, आपको लगता है कि अगर हम सीमांचल इलाके की बात करें तो कुछ क्षेत्रीय क्षत्रप हैं या बाहुबली के तौर पे जाने जाते हैं, उनकी पहचान के तौर पे रहा है, या कहा जाए कुछ दलों का एक लंबे समय से वहाँ पे गढ़ रहा है, बावजूद उसके विकास के नाम पे इतना पिछड़ा हुआ क्यों, जबकि लगातार वही जीतते रहे? इसकी क्या बड़ी वजह? देखिए, जब आप कहते हैं बाहुबली
शब्द बिहार की राजनीति बड़ा प्रचलित है। नहीं प्रचलित है, तो मगर उसके साथ विकास मत जोड़िए फिर। अच्छा, क्योंकि बाहुबली विकास के लिए नहीं जाना जाता है। ये दोनों विरोधाभासी हैं। हाँ, तो विरोधाभासी हैं, या जिन अर्थों में लेते हैं पब्लिक बहुत अच्छे से जाती है कि बाहुबली चुना है तो वो विकास करने के लिए चुना है या किस लिए चुना है। दूसरा, मुझे लगता है ये जो सीमांचल का क्षेत्र है, ये एक अलग तरह की राजनीति की प्रयोग भूमि रहा है, जैसा ज्ञानेंद्र जी ने बताया। अब यहाँ पर एक सर्जिकल स्ट्राइक, ओवैसी साहब हैदराबाद से आए हैं, एक निश्चित दायरे में अपना काम करना चाहते हैं, और यही बात कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पेट में मरोड़ पैदा कर रही है। मुझे लग रहा है ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है इस सीमांचल की बेल्ट में, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, विकास नहीं हुआ और बाहुबली खड़े होते रहे, वहां कुछ मुद्दे नए तरीके के हैं। मैं बिहार की भाषा में कहूं, जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्टर लौट के आ रहे हैं, जो एक सेकुलर खेमे के लोग बहुत समय तक आगे जाके दरवाजा खटखटाते रहे और अपनी स्वीकार्यता भी पाते रहे, उन्हें दुरदुराया जाने लगा है। तो ये जो दुरदुराना है बिहार की भाषा में, मुझे लगता है ये एक नया समीकरण गढ़ने वाला है। बताइए जी, आपको लगता है कि पूरे जो नतीजे आएंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेके, उसमें सीमांचल, हालांकि 23 सीटें हैं, लेकिन सीमांचल क्या बड़ा एक रोल अदा करने वाला है? अपने क्या एक नया व्याकरण गढ़ेगा? इस बार के नतीजे कुछ अलग बयां करेंगे? देखिए, बहुत बड़ा जो नया व्याकरण शब्द आपने कहा है, ये बहुत बड़े पैमाने पे है। इसमें सबसे पहली बात, आप अगर राजनीति को महागठबंधन के एंगल से देखें, भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए के गठबंधन के एंगल से देखें जी, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब जिन समीकरणों के आधार पर महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था, वो समीकरण इन 24 सीटों पर लागू नहीं होते। इफेक्टिवली उनके पास लड़ने के लिए अब 219 सीटें बचती हैं, और 219 सीटों में से मेजॉरिटी लाने के लिए उनको स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर ले जाना पड़ता है। जैसे क्रिकेट में करते हैं ना कि वो ओवर कम हो जाते हैं, और तो फिर अचानक से टारगेट आपका बहुत बहुत कम जरूर हो जाता है, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा चाहिए होती है। बहुत खुल के और तेजी से खेलना होगा फिर। तो महागठबंधन के सामने वही स्थिति पहले, एक तो मैं अभी पूरी बात कह लूं, वो 219 सीटों पे आती है। इन 219 सीटों में से 40 सीटें उन्होंने कांग्रेस को छोड़ी हैं। तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा ये समय बताएगा, लेकिन जो अभी तक का इतिहास है, जैसे पिछली बार वो सारी सीटों पर लड़े थे तब उन्हें 4 सीटें मिली थी, अब वो सिर्फ 40 पर लड़ रहे हैं। उन्हें जितनी भी सीटें मिलती हैं, अगर उन 40 को एक बार और हटा दें तो उनके पास, महागठबंधन के पास इफेक्टिवली चुनाव लड़ने के लिए 180 से भी कम सीटें बचती हैं। अब 180 सीटों में से अगर आपको 130 लानी है, तो मतलब हर 4 में से 3 सीटें जीतनी पड़ेंगी। 75% स्ट्राइक रेट चाहिए, और 75% स्ट्राइक रेट हालांकि बिहार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत अपहिल टास्क जिसको कहते हैं, बहुत आसान काम भी नहीं है। बिल्कुल, एक बात। दूसरी बात, इसने अररिया, किशनगंज और जो सीमांचल के पूरे इलाके की जो नई राजनीति जो ओवैसी के आने के बाद से सामने आती है, वो उस ट्रेडिशनल राजनीतिक समीकरण को भी तोड़ देती है जिस समीकरण के आधार पर महागठबंधन बना हुआ था। ये भी अपने आप एक नया फ्रैंक शब्दों में कहूं तो एम-वाई समीकरण अब खतरे में है। हाँ, अपने आप में खतरे में, क्योंकि ये एम-वाई समीकरण का जो फैक्टर की जो बात की जाती थी, वो अपने आप में एक बड़ी चीज के तौर पे था। हम एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ बने हुए। अनुज, आपने तमाम लोगों से वहां पे बात की है, क्या क्या कुछ एक दर्द या मर्म समझ में आता है कि लगातार किन्हीं दलों को, किन्हीं लोगों को उनके साथ खड़े होते रहे, बावजूद उसके आज विकास की धारा में बहुत पीछे छूट गए? क्या दर्द है उनके मन का? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर क्षेत्रीय जो दल हैं उनकी राजनीति इस इलाके में हावी रही है, और उन्हीं की सरकारें यहाँ पर बिहार के अंदर बनी हैं। चाहे हम राजद की बात करें, या फिर जनता दल यूनाइटेड की बात करें, या दूसरे जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं उनकी बात करें, लोग जो हैं दावे और वायदे और बड़े बड़े तरीके से लोगों को जो है अपनी तरफ खींचने के लिए बड़ी बड़ी बातें ज़रूर की, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वास्तव में कुछ नहीं हुआ। क्योंकि ये जो 4 जिले हैं, इसकी एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है, चुनौती भी यह है कि 76% इलाका बाढ़ प्रभावित है। हर 3-4 साल में बाढ़ आती है और यहाँ लोगों को तबाह कर देती है। बाढ़ का किसी भी तरीके से कोई प्रबंधन इस इलाके में किसी भी राजनीतिक दल ने और किसी सरकार ने नहीं किया। जी, एक विजन वाली सोच अनुज नहीं दिखती। आप ये महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, बिल्कुल, और ये अपने आप में एक दर्द भी है सीमांचल इलाके का। हितेश जी, आपको लगता है कि ये जो एक बात है अपने आप में कि ओवैसी साहब के बारे में कही जा रही है, हमने देखा है कि अभी हाल में ही आए, पहले से सियासी जमीन नहीं थी, कितना असरदार होगा? क्योंकि हालांकि कुछ चीजें हैं जो अपने आप में कंट्राडिक्टरी है। अगर महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के लिहाज से देखें, 2 सीटें उनके पास में आई थी, तो आपको लगता है कि भले ही देर से आए हैं लेकिन प्रभाव छोड़ेंगे क्या? देखिए, ये आपको सीधी सी बात है, ओवैसी
साहब की जो राजनीति है, आप उसे स्वीकारें नकारें मगर खारिज नहीं कर सकते, आप उसे खारिज नहीं कर सकते और उसकी तरफ से आंखें नहीं मूंद सकते। दूसरा, मुझे लगता है वो इतने सधे हुए कदमों से चलते हुए आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप आंकड़े देखेंगे, मुस्लिम यूथ में, बाकी लोगों में स्वीकार्यता दिखती है। वजह क्या है उसकी कि मुस्लिम वोटों को MY में से वो अपना जो वाई है माई बनाकर वो ले गए हैं, अपनी तरफ ले गए हैं। वजह क्या है कि कुछ लोग कंबल ओढ़ के घी पी रहे थे, उन्होंने कंबल खींच लिया है। 22 कैरेट के नाम पर नहीं, 24 कैरेट के नाम पर एक अलग तरीके की राजनीति शुरू की है। उसका ये राजनीति अच्छी है, ये राजनीति बुरी है, मगर मुझे लगता है जैसी भी है, सेकुलर जो राजनीति थी और तुष्टीकरण के नाम पर जो चलती थी, उस तुष्टीकरण की राजनीति की जमीन मुझे लगता है ओवैसी फैक्टर ने हिला दी है। बिल्कुल, अपने आप एक ज़मीन को हिलाने या कहा जाए झकझोरने वाली चीज़ भी कम से कम नज़र आ रही है। और ये जो एक झकझोरने वाला जो काम है वो किस प्रकार से नतीजों में तब्दील होगा, क्या कुछ नतीजे बदलेंगे, क्या वही एक परंपरागत चीज़ देखने को मिलेगी, ये तो हमें 8 नवंबर को नतीजों से ही पता लगेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अनुज, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ सीमांचल इलाके से जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि वोटरों के मन में आखिर क्या है। आज वोटर चौक में चलते हैं पटना जिले के विक्रम विधानसभा क्षेत्र, जहां हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने वहां के लोगों से बात की और जानना चाहा आखिर उनके मन में कौन से मुद्दे इस बार हिचकोले मार रहे हैं। बिहार के चुनावी रण में कौन सिंहासन पर बैठेगा, इसका फैसला तो जनता कर देगी, लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा है, इसे जानने, समझने और टटोलने के लिए हम पहुंचे हैं विक्रम विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर एक मंदिर है छोटा सा, जहाँ अलग अलग जगह से लोग पहुँचते हैं और यहाँ रुकते हैं। एक परिसर है, छाया भी है, और ये पीछे जो प्रखंड सह अंचल कार्यालय है विक्रम विधानसभा क्षेत्र का, और जगह जगह से लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। आपको लग रहा है विक्रम विधानसभा में सब ठीक है, एकदम बढ़िया? ना, कुछ ठीक नहीं है। शिक्षा व्यवस्था चरमराया हुआ है, सिंचाई की व्यवस्था जैसे कि कमज़ोर है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, केवल सरकार जैसे कि हवा में बात करती है, ज़मीनी काम एक भी यहाँ नहीं है। हम लोग पढ़ लिख करके बेरोजगार हो रहे हैं, दर दर के ठोकर खाते हैं। ब्लॉकों में कोई भी ऑफिस में जाते हैं, हम लोग के बिना पैसा के काम नहीं होता है। इसलिए हम लोग न बीजेपी से खुश हैं, न RJD से खुश है, कोई भी पार्टी से हम लोग खुश नहीं है। मतलब कोई काम नहीं हुआ है? नहीं, कोई काम नहीं। सही कह रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ है सर। यहाँ जो भी है मजदूर हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं लोग, बस सब लोग मजदूरा पड़े हुए हैं। यहाँ कोई काम ऐसा नहीं हो रहा है। जो यूथ है वो भी हमारे साथ है, जो पहली बार शायद वोट भी करेगा। आपको लगता है यहाँ शिक्षा वगैरह, रोजगार वगैरह का कुछ है यहाँ साधन? हाँ, शिक्षा के यहाँ बढ़ोतरी हुआ है, सब जो बेरोजगार था उसको मिला है। टीचर में लोग के नया नया से लोग बहाल हुए हैं, और ये लोग बहुत अच्छा से स्कूल बना है। सब चीज़ काम यहाँ व्यवस्था टंच होता है, कोई पैसा वैसा यहाँ मिलता नहीं है, सब चीज़ काम यहाँ टंच होता है। खाली लड़कन के 12 बजे खिचड़ी बना के और बाद में स्कूल बंद। हाँ, कोई शिक्षा में दम नहीं है, बस कुछ दमे नहीं है। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं कि सड़क, बिजली, पानी बना है, सड़क, लाइट भी आ रही है, धीरे धीरे दिक्कतें दूर हो रही हैं। उन्हीं के पास ही सब दिक्कत अभी कहाँ दूर हो रहा है सर? दिक्कत तो जो कहते हो है, कोई सुधार नहीं हो रहा है। हम लोग तो ऐसे बिजली, पानी में सिंचाई की भी असुविधा है और बिजली की भी असुविधा है। तमाम तरह की दिक्कतें लोगों का कहना है कि अभी भी हैं। हालांकि कुछ चीज़ों में स्थिति अच्छी दिखाई देती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जितनी होनी चाहिए। आप क्या पढ़ रहे हैं अभी? पढ़ लिख करके तो बैठे हुए हैं बेरोजगार में। कुछ रोजगार तो है नहीं बिहार में, फैक्ट्री नहीं, कोई चीज़ नहीं है, और ब्लॉक का भी स्कीम से कुछ नहीं मिल पाता है हम लोगों को, बहुत सा कमी है। न गली नली इंदिरा आवास मिलना चाहिए हम लोग को, वो नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिल पाता है, कुछ काम नहीं होता है विकास। इसलिए हम लोग का मन आगे तक बढ़ नहीं रहा है, मनोबल। और बच्चों की पढ़ाई का क्या है? बच्चों का हम लोग कैसे पढ़ाएंगे, गरीबी हालत है, किसी तरह सरकारी स्कूल में भेजते हैं। विक्रम विधानसभा के इस समय हमारे साथ है, यहाँ पे वोटर चौक पर हम लोगों के पास पहुँच रहे हैं। कहा जी, सब ठीक बा? एकदम खराब बा। यहाँ तक कुछ कामे न हो रहा है जी। हमारे गांव में तो सब 2-2 बार ईंटा कबार के वहीं ईंटा बिछा दिया, सड़क बन गया। 3-3 बार निकाल लिया पैसा, मुखिया खा गया सब। दतियाना पंचायत का मुखिया सब पैसा खा गया। चल के देखिए रोड कैसे बना है।
यही लोग देश को गिरा रहा है। जो वोट में जाकर चुना के जाता है, कुछ करता उता नहीं है। कोई देखने भी नहीं गया है हमारे गांव में कैसा रोड बनाया कि नहीं बनाया। हम 3 बार देखा कि एक ही ईंटा कबाड़ता है, फिर उसको दूसरा साल दौड़ता है। वही तो रोड है। आज मेन रोड नहीं बना हुआ है। अपना घर बना लिया मुखिया, अपना आगना बना लिया, लेकिन रोड नहीं बना। लोग के लिए नहीं किया, आम जन के लिए नहीं किया ना। अपने लिए किया, अपने लिए तो बहुत किया। औरत को नौकरी लगा दिया, बेटा को पढ़ा लिया, अपने सब कुछ कर लिया, लेकिन गांव के लिए क्या कुछ। लोग 5 साल में एक बार आते हैं, चुनाव के घड़ी आवेंगे, वादा करके चले जाएंगे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर 5 साल झांकने भी नहीं आवेंगे कि जनता जी रहा है कि मर रहा है। काम ला जाइए तो नहीं है नेताजी। वहाँ फोन कीजिए तो फोन नहीं उठेगा। ऐसा तो यहाँ के नेता हैं। जितना लालू जी में सत्यानाश हुआ था, ओकरे एकरा में विकास हुआ है नीतीश में। लेकिन अभी जो है इनका कॉम्बिनेशन जो बना है सत्यानाश और विकास का, इस कॉम्बिनेशन को लेकर के जो है ना, हम लोग भाई इनके साथ नहीं है नीतीश जी के। इनको जो है ना, इनको इसके लिए सबक हम लोग सिखाएंगे। पिछला बार जो मुख्यमंत्री जो थे लालू यादव, उनको हम लोग हटा के नीतीश कुमार को लाएं और फिर उन्हीं से दोस्ती कर लिए। तो ये तो गलत है। हम लोग जिसको हटाएं उसको फिर दोस्ती करना तो गलत है। नीतीश कुमार को फिर उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। आज वोटर चौक से इतना ही। कैमरामैन पूरन चंद जोशी के साथ नीरज सिंह, विधानसभा क्षेत्र विक्रम। तो कह सकते हैं कि बिहार के इंटीरियर में, ग्रामीण इलाके में कहीं चले जाइए, टेप का जो रोल है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लोगों की समस्याओं को बताने का जो सिलसिला है वो शायद ख़त्म नहीं हो, क्योंकि चेहरों से तो कम यही बयां होता है। और चलते चलते अब एक बार नज़र डाल लेते हैं चुनाव एक्सप्रेस में आज क्या कुछ खास रहा बिहार की सियासत में। बेगूसराय की चुनावी रैली में अमित शाह ने नीतीश कुमार पर किया हमला। कहा बीजेपी के पीठ में खंजर भोंका नीतीश कुमार ने। लालू नीतीश पर आरक्षण के मुद्दे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। खर्च के लिहाज से संवेदनशील इलाकों पर चुनाव आयोग की होगी पैनी नजर। 62 विधानसभा क्षेत्रों में गैर कानूनी तरीके से चुनाव खर्च पर लगेगी रोक। जमुई के चकाई की चुनावी रैली में लालू प्रसाद ने भाजपा की तुलना राक्षस से की। रामकृपाल यादव ने आरोप लगाया, लालू और नीतीश का राजनीतिक चरित्र दलित और महादलित विरोधी है। भाजपा कभी भी आरक्षण समाप्त करने के पक्ष में न थी न है। बेगूसराय में कार्यकर्ताओं को अमित शाह ने सिखाया चुनाव जीतने के गुर। कहा गरीबों की बात करने का नैतिक साहस नीतीश लालू में नहीं है। बिहार में इस बार एनडीए की बनेगी सरकार। नवादा के वारसलीगंज में मंगलवार को चुनावी सभा में नीतीश को चप्पल दिखाने के मामले में 22 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 3 लोग गिरफ्तार, पुलिस कर रही है जांच। लालू का अगड़ा बनाम पिछड़ा कार्ड बना कांग्रेस के गले की फांस। सोनिया और राहुल चुनाव प्रचार में नहीं दिखेंगे लालू के साथ। भागलपुर में चुनावी हिंसा, पीरपैंती से सीपीआई उम्मीदवार हीरालाल पासवान पर चाकू से हमला। तो जनादेश में आज बस इतना ही, लेकिन बिहार में नई सरकार के बनने तक हम लगातार जनादेश के माध्यम से बिहार विधानसभा चुनाव की हर अहम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज बस इतना ही, नमस्कार।